Namaste, Assalamu alaikum, Vanakkam, Sat Shri Akal. Welcome to Politico Adi Shiva. So today's topic is 2026 US-Israel-Iran conflict. ठीक है, तो हम यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझेंगे, उनके कॉजेस, टाइमलाइन, ग्लोबल इंपैक्ट। अगर आप उन लोगों में से हैं जो न्यूज़ डेली देखते हैं, आपको पता होगा यूएस इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रखा है। अगर आप उन लोगों में से में भी है जो न्यूज़ नहीं देखते हैं, उन्होंने जिनको जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है वर्ल्ड में और वेस्ट एशिया में एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के बारे में है, तो ये आपके लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ओवरव्यू। ये दोनों भाई, दोनों के दोनों तबाही। इनने क्या करा, ईरान के ऊपर जाके अटैक कर दिया और अटैक में इनके सुप्रीम लीडर अली खमेनी की डेथ हो गई। सबसे स्टार्ट अटैकिंग के स्टार्ट में इन्होंने अली खमेनी को मार दिया, इनके सुप्रीम लीडर को। बेसिकली प्लान ये था कि सुप्रीम लीडर को अगर हम मार देंगे तो पूरी की पूरी रिजीम जो है, पूरी की पूरी सरकार जो है, सत्ता जो है, डिस्टेबलाइज कर देंगे और फिर हम जो चाहते हैं, यूएस क्या चाहता है, ईरान यूएस और ईरान की सबसे पहली वॉर किस चीज के लिए है? वॉर है कि ये चाहता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप ना करें। क्या करें? न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप ना करें। और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के लिए हमेशा यूरेनियम क्या करता है, वो यूरेनियम का स्टोरेज और यूरेनियम को हमेशा ये करता रहता है, यूरेनियम का जो भी एक्सट्रैक्ट करता रहता है, उसको प्यूरिफाई करता रहता है, उसको वेपन ग्रेड को बनाने के लिए। और हमेशा यूएस इसी बात से यूएस को दिक्कत होती है। और इसराइल को क्यों दिक्कत होती है? इसराइल को इसलिए दिक्कत होती है कि इसराइल एक जूस कंट्री है, ठीक है, अमंग द अरब अरब में, पूरे अरब वर्ल्ड में अकेला जू कंट्री है, ठीक है, जूस कंट्री है। और जहां पर तो पूरे के पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, बेसिकली वो अपोज करते हैं जनरली इसराइल को। तो इसराइल को डर है कि जो खास के जो ईरान जिसे सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्ला वगैरह हुआ, वो जो इजराइल के लिए थ्रेट है, ठीक है। तो अगर इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, एटम बॉम्ब बन गया, तो आने वाले टाइम में ये इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। तो इन दोनों ने मिला, दोनों भाई बोले चलो, ट्रम्प कह रहा है देखिए इजराइल को, हम दोनों भाई मिलकर इनकी गेम बजा डालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। पर वॉर इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स, ठीक है। 2026 का में वॉर स्टार्ट होता है फरवरी 28 2026 में। कब स्टार्ट होता है? कहते हैं यूएसए और ईरान के बीच में एक बात चल रही थी बहुत लंबे समय से, एंड द टॉक्स फेल। बात फेल हो जाती है और वो दोनों कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं। बदले में यूएस क्या करता है, यूएस और इसराइल ने मिलकर स्टार्टिंग में ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग एयर स्ट्राइक लॉन्च किया, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ठीक है, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहां से बिजली जनरेट होती है, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ज्वाइंट यूएस इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन था। रीजनल एस्केलेशन बढ़ा दिया इन लोगों ने। और हिजबुल्ला और हूती हूती जो प्रॉक्सी फोर्सेस है, प्रॉक्सी देखिए इसलिए कहा जाता है, वॉर में जब कोई टू स्टेट नहीं लड़ रही होती है, नेशनल स्टेट ना, तो वो प्रॉक्सी मेथड का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे पाकिस्तान को अब समझ में आ गया, आफ्टर फाइटिंग विद लॉट ऑफ वॉर विद इंडिया, उसको समझ में आ गया कि इंडिया से वो डायरेक्ट वॉर में जीत नहीं सकता। तो नाउ पाकिस्तान यूज प्रॉक्सी मेथड्स, लाइक टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को फंडिंग देता है, ताकि वो पीओके को क्रॉस करके इंडिया में आए, वो एलओसी क्रॉस करके और इंडिया में आके वो टेररिज्म बढ़ाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की जो अवाम है, जो वहाँ के लोग हैं, वो डिस्टेबलाइज हो, वहाँ का सिचुएशन अब नॉर्मल हो, ताकि वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी होता है। तो इस ईरान भी ये सपोर्ट करता है अलग अलग प्रॉक्सी को, लाइक हिजबुल्ला हौती को, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम है इसराइली को, ठीक है। सीज फायर डिक्लेयर हो गया फाइनली 7 अप्रैल को, 26 को सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। अब देखने की बात यह है कि ये सीज फायर कितने दिनों तक चलती है, ठीक है। लेट्स सी कि कितने दिनों तक ये सीज फायर चलती है। ये ट्रिगर इवेंट, सबसे पहले आते हैं कि इवेंट ट्रिगर क्यों हुआ। अब हम समझते हैं एकदम एक लेमन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आपने कभी न्यूज नहीं देखा, अब आप समझ के देखिए कि ट्रिगर स्टार्ट हुआ क्यों। सबसे पहले की इवेंट जिसने बढ़ाया, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ब्रिज, ईरान अप्रोच वेपन ग्रेड 90%। लोग, अमेरिका का कहना है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उनका कहना है कि ईरान ने वेपन ग्रेड की जो क्या कहता है यूरेनियम, ये तो बार बार कहते हैं, पर इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने एक्वायर कर लिया है और आने वाले टर्म में दे हैव द कैपेबिलिटीज टू डेवलप अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जो बहुत बड़ा, उनके हिसाब से बहुत बड़ा खतरा है वेस्ट एशिया के लिए, ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक कोलैप्स, मैंने बोला ना कि फेल नेगोशिएशन नेगोशिएशन हो रहा होता है यूएसए और ईरान के बीच में, जनवरी में चला, फरवरी तक भी चला, पर वो जब फेल होता है, तब यूएस अचानक से क्या कर देता है, अटैक कर देता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस, ज्वाइंट मिलिट्री अलायंस बना के अटैक किया। यूएसए ने इस बार अकेले अटैक नहीं किया, देखा आपने, यूएस और इसराइल ने मिलकर अटैक किया है। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले उनके सुप्रीम लीडर वगैरह को मार दिया उन लोगों ने। फिर इंटेलिजेंस फाइटिंग इंटेलिजेंस मानती है 6 महीनों से कि उन्होंने पोटेंशियल वेपन कैपेबिलिटी उनके पास आ गई है, और ये सब का सब क्यों हो रहा है? न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हो रहा है, ठीक है। मैंने ये देखे यहाँ पर 2 आर्टिकल जो है न्यूज के, वो भी मैंने अटैच करा है। इसमें इसमें लिखा है ईरान एबिलिटी टू एनरिच कन्वर्ट यूरेनियम हिट बट अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इंटैक्ट, ठीक है। वॉर इन ईरान, वर द नेगोशिएशन हेल्ड इन जेनेवा डू टू फेल। जेनेवा में एक नेगोशिएशन हुआ था जो अब पता नहीं, वो कह रहे हैं लोग कि फेल हो गया, उसके बाद यूएस ने अटैक करा है। इनिशियल स्ट्राइक कैसे हुआ? जब फरवरी 28 में जब यूएस ने और इजरायली फोर्सेस ने अचानक से अटैक किया, मतलब पूरा वेस्ट एशिया एक्चुअली शॉक हो गया कि अचानक से दोबारा एक वॉर, क्योंकि दिस 21st सेंचुरी हम देख रहे हैं कोविड के बाद कि पूरा का पूरा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वॉर चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन हुआ, अजरबैजान अर्मेनिया हुआ, नाउ इसराइल हमास का ऑलरेडी चल रहा है वॉर। मतलब ऑल द वर्ल्ड, मतलब हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड वॉर में है। और फिर यूएस ने एक रिस्पॉन्सिबल, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू ईरान या एज कंपेयर टू अदर स्मॉल नेशंस। पर यूएस ने क्या किया? यूएस ने अनएनिमस, बिना बोले, बिना किसी वार्निंग किए ईरान पे अटैक कर दिया।
ऑफ कोर्स ईरान पे अटैक किया। अब ईरान में क्या है ना, अटैक में बस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने टारगेट नहीं किया, उन्होंने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। ठीक है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये सबसे गलत कर रहा है। अगर इफ यू वांट टू डिस्टेबलाइज योर न्यूक्लियर प्रोग्राम तो गो एंड डू इट, भाई करो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टेबलाइज। पर व्हाट अबाउट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से बिजली बनती है? और ईरान, मैं आपको बता दूं, ईरान बस खुद के लिए बिजली नहीं बनाता है, ईरान अपनी जो बिजली बनाता है, उनके जो एनर्जी सप्लाई में जो एनर्जी पावर प्लांट है उनसे बिजली जो जनरेट करता है, वो इराक को भी सप्लाई करता है, वो कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सप्लाई करता है और अफगानिस्तान को भी सप्लाई करता है। तो अगर जो बार बार जो ट्रम्प चाचा जो बोल रहे हैं कि अगर हम आज जाएंगे और जाके पूरे के पूरे ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्लिटरेट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, इससे क्या होगा ना, पूरे रीजन में एक ब्लैकआउट आ जाएगा। और दिस शुड नॉट बी द बिहेवियर ऑफ अ रिस्पांसिबल नेशन स्टेट। ये रिस्पांसिबल एक नेशन स्टेट का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। पर यूएस, आपको पता है, ट्रम्प है असल की, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ईरान सुप्रीम लीडर के ना मेजर अटैक, ईरान के सब सुप्रीम लीडर जो थे अली खमेनी, उनको ही यूएस ने मार दिया। यूएस का पूरा स्ट्रैटेजी था, सुप्रीम लीडर के बाद पूरी की पूरी जो रिजीम है, ईरानी रिजीम है, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी और हम फिर उनको नेगोशिएशन टेबल पे लेके आएंगे और फिर हम उनसे जो शर्तें मनवाना चाहते हैं वो शर्तें वो मान लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ईरान एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा था इस वॉर के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें देखने को मिला जो यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान के द्वारा की गई, ड्रोन की टेक्नोलॉजी, स्वार्म ड्रोन के, उससे अलावा ईरान ने पहली बार, ठीक है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी यूज किया है, आईसीबीएम का भी यूज हुआ है इस वॉर में। ठीक है, क्या हुआ, पहले तो यूएस इजरायली एयर कैंपेन ने स्टार्ट किया 28 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी 2026 से ये स्टार्ट हुआ। ये कैंपेन मिलिट्री कैंपेन, जो ज्वाइंट मिलिट्री कैंपेन था, यूएस इजरायली एयर कैंपेन था। ठीक है, प्राइमरी टारगेट क्या था? ईरानियन न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी। ईरानियन न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी, ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज क्या होता है बेसिकली समझिए कि ना, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए ना यूरेनियम करके है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या कहता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यूरेनियम का ना जो एक ग्रेडिंग होता है, ठीक है, कि अगर आप उसको मतलब आप समझ लीजिए कि इसको वो प्यूरिफाई कर देंगे, इस सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर उसको हम प्यूरिफाई करके इस एक लेवल तक 90% या तक पहुंचा देते हैं अगर करके ना, तो वो फिर केपेबल हो जाती है किसके लिए? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए केपेबल हो जाती है। और हमको सबको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितनी विध्वंसक चीज है। तो यूएस का कहना है कि वेस्ट एशिया में ईरान जैसे कंट्रीज के पास, यूएस कहता है कि वो एक बहुत इरिस्पांसिबल कंट्रीज है जो अलग अलग प्रॉक्सीज को फंड करती है, तो यूएस के हिसाब से ऐसी कंट्री डिजर्व नहीं करती, यूएस के हिसाब से और इसराइल के हिसाब से डिजर्व नहीं करती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखना। ठीक है, ये बहुत ही वर्ल्ड वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है, यूएस ऐसा बोलता है। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर जहां से वो न्यूक्लियर इनरिच कर रहे हैं उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टारगेट इनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स थी, जहां से इनकी वेपनरी जो बनती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनती है। ठीक है, प्रिसीजन स्ट्राइक था, एम टू न्यूट्रलाइज ईरानियंस वेपन कैपेबिलिटी। ईरान की जो वेपन कैपेबिलिटी है उसको इसराइल और यूएस मिलकर पूरी की पूरी ध्वस्त करना चाहते थे। और एक रिसेंट में भी ट्वीट भी आया था ट्रम्प का, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि मैं इस सिविलाइजेशन में, मतलब वो वाली बात हो गई, गैंग ऑफ वासेपुर वाला डायलॉग है कि इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यूएस ने एकदम सेम स्टाइल में एक मारा, एक डायलॉग मारा। और डायलॉग क्या था? डायलॉग बोला कि हम आपको इतना बम मारेंगे कि आपको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो मतलब दिस, आप ही क्वेश्चन कीजिए कि क्या एक इतना रिस्पॉन्सिबल नेशन स्टेट, क्या ऐसे डायलॉग्स, क्या ऐसे स्टेटमेंट पे आ सकता है? तो मुझे फिर इनके लीडरशिप पे क्वेश्चन करना चाहिए, लिटरली इनके इनके सिटीजन को क्वेश्चन करना चाहिए, यूएस सिटीजन को क्वेश्चन करना चाहिए कि किन हाथों में यूएस की लीडरशिप है। कोर कॉजेस क्या थे इस वॉर के लिए? देखिए, न्यूक्लियर एम्बिशन था, ईरान हमेशा से एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। ठीक है, परस्यूट है उसका वेपन ग्रेड और एनरिचमेंट पाने का, वो हमेशा कोशिश करते रहता है। ठीक है, उसे लगता है अमिताभ बच्चन जी की जो एक अमिताभ बच्चन जो हमेशा बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, उसको बहुत सीरियसली ले लिया ईरानियन ने। और डिस्पाइट मेनी सेटबैक्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईरान ने ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर शक्ति बनने का जो अभी अभी सोचा हो, ठीक है, बहुत पहले टाइम से सोच रहा है और बहुत पहले टाइम से अमेरिका इसके इन उम्मीदों को, इन कोशिशों को नाकाम करते आ रहा है और ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कोशिश वाली लोग हैं ये लोग, ईरानियन लोग। ठीक है, रीजनल राइवलरीज है, देखिए, करप्शन, कंपटीशन विद सऊदी अरेबिया एंड टर्की। देखिए, ये जो कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये जनरली कंसिडर की जाती है यूएसए यूएस की अलायंस है। ठीक है, तो इन कंट्री को जनरली खतरा होता है क्योंकि सुन्नी शिया का भी एक डिवाइड है इसमें और थोड़ा रीजनली भी थोड़ी राइवलरी चलती है इनमें। तो उनको लगता है कि अगर सडनली ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा तो हमें खतरा है। देखिए, न्यूक्लियर कंट्री बनने से खतरा क्या होता है, बेसिकली हम ये समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर कंट्री का स्टेटस हर कंट्री से चाहती है ना, एक तो डेटरेंस होता है। ठीक है, एक तो डेटरेंस होता है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री ना डेटरेंस के लिए जाती है। ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है, अगर इंडिया से कल कोई वॉर करना चाहेगा, जैसे अचानक से यूएस अटैक कर देता है ईरान पे, पर इंडिया को कोई अचानक से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि एवरीवन नोस कि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। तो जो आपका जो कॉस्ट ऑफ वॉर है ना, वो कंट्री कैलकुलेट करता है कि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ वॉर क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक तो डेटरेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा यूज करते हैं कि मतलब थोड़ी सी डोमिनेंस के लिए। तो ऑफ कोर्स ईरान डोमिनेंस के लिए चाह रहा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज लाना। इसराइली सिक्योरिटी कंसर्न, इसराइल कह रहा है कि हमारे भी ईरान के पास आ जाएगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमें। ठीक है, वही है, देखिए, इनसिक्योरिटी में रह रहे हैं सारे के सारे लोग। गल्फ स्टेट टेंशन है और डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद जो इनकी ज्वाइंट थी, उन्होंने कर दिया, ज्वाइंट यूएस और इसराइली लोगों ने जाके अटैक कर दिया उसमें।
इस ऑपरेशन का नाम दिया है यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, और ये देखिए मैंने ये ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, इन्होंने जो डाला है सोशल मीडिया पे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, ये कुछ दिन पहले का है, पहले का है, जहां पर उन्होंने बोला था कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को एक मिट्टी में मिल जाएगी। ये लिटरली दिस वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, फैक्ट शीट है, ठीक है, इसको मैं आपका डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इस फाइल को। ठीक है, ये यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उसके अंदर में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और उन्होंने देखिए टारगेट बताया कि टारगेट इतना टारगेट कर दिया है, 13,000 से प्लस टारगेट स्ट्रक कर दिए उन्होंने। ईरानियन वेसल डैमेज 155 ईरानियन वेसल्स को उन्होंने डैमेज कर दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत ही, ये मैंने इस वेबसाइट से इनका स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, आवर ऑब्जेक्टिव आर क्लियर, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि हम ईरान को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को और उनके कैपेसिटी को, ताकि वो न्यू वन बना सके। ठीक है, और उनकी नेवी को भी करेंगे। थर्ड, वी इंश्योर दैट द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉन्सर ऑफ टेरर कैन नेवर ऑब्टेन अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, और हम इंश्योर करेंगे कि जो वर्ल्ड की सबसे नंबर वन स्पॉन्सर है टेरर की, वो हम न्यूक्लियर वेपन को ऑब्टेन नहीं कर पाए। मैं मानूं सबसे बड़ा अगर वर्ल्ड में कोई स्पॉन्सर है टेररिज्म का ना, तो आपको पढ़ना चाहिए, यूएस इज सर्टनली वन ऑफ देम। ठीक है, यूएस इज सर्टनली वन ऑफ देम, जो लंबे टाइम से ना टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, आप जाके पढ़िए और आपको पता चलेगा कि कैसे जो अलग अलग मूवमेंट है, जब सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान पे आया ना, अफगानिस्तान पे जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड करा था, ठीक है, सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स थे, सोवियत सोल्जर्स हैं, उनके गवर्नमेंट के कहने पे जब उन्होंने मुजाहिद जो भी जो एंटी गवर्नमेंट जो सिस्टम है, उनको जब उन्होंने एलिमिनेट करना स्टार्ट करा था, यू नो, अमेरिका ने उस टाइम पे उन्हीं मुजाहिद को फंड दिया था और बोला था कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंट कॉजेज। और जब वही मुजाहिद ने हथियार उठाया और लड़ाई लड़ना स्टार्ट करा, और फिर 9/11 वगैरह जब हो गया, तो फिर उन्होंने बोला कि वी विल वेज अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, हम एक पूरे पूरी दुनिया में जो भी टेररिज्म है उसको हम मिटा देंगे। तो वो तो वही नहीं, वो तो हिपोक्रेसी हुई ना, मतलब कि मतलब इसको तो कहते हैं कि मतलब आप कहना वही चाहते हैं, फंड भी कर रहे हैं और आप उसी को मार रहे हैं बाद में जब आपके लिए खतरा बन रहा है। तो फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, आप सबने सुना होगा, सुना होगा, ये बहुत ही जाना माना अभी चीज न्यूज में चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कि अचानक से ना जब से यूएस और जब ये ईरान में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत दिक्कत दे रहा है। क्या है एक्चुअली इसमें ना, देखिए, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये देखिए चोक पॉइंट जो है, ठीक है, इस चोक पॉइंट से ना वर्ल्ड का 22% एनर्जी सप्लाई पास करता है। एनर्जी सप्लाई का मतलब क्या होता है? एनर्जी सप्लाई का मतलब आप समझ लीजिए ऑयल, ऑयल, गैस, खाना पकाने वाला तेल नहीं, गाड़ी में डालने वाला तेल, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऑयल, गैस, ठीक है, एलपीजी वगैरह जो इंडिया करती है, तो 22% ग्लोबल का एनर्जी सप्लाई इस रीजन से होता है। तो आप सोच रहे हैं, अब इस रीजन में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, तो ईरान ने पूरा का पूरा रोक रखा है, इस पूरे का पूरे चैनल को रोक रखा है कि मैं कोई इससे पास करने नहीं दूंगा। इससे पता है क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड में ऑयल ट्रांजिट में ग्लोबल सप्लाई हिट करी। इससे देखिए 20% ग्लोबल ट्रांजिट ऑयल इससे होता है, एलएनजी एक्सपोर्ट 35% होता है, टैंकर ट्रैफिक 30% होता है, और प्राइस सर्च जिस इसके कारण, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हिट हुई है, तो इसके कारण 45% प्राइस सर्च हुआ है किसमें? ऑयल सप्लाई में। ठीक है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड अपीयर्स टू रिमेन क्लोज्ड अमिड कॉन्फ्लिक्टिंग यूएस एंड ईरान ब्रीफिंग। देखिए इन्होंने क्या किया ना, ईरान ने क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया, बोला कोई भी शिप यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, और जो भी शिप यहाँ से क्रॉस करेगा विदाउट आवर परमिशन, हम उस पर बम्बार्डमेंट करेंगे। और इवन उन्होंने क्या किया ना, उसमें वो लगा दिया, कहता है माइंस लगा दिए, सी माइंस लगा दिए। जैसे लैंड माइंस होता है ना, कि जिस पे कोई क्रॉस करेगा तो उड़ जाता है, तो सी माइंस भी होता है, उन्होंने लगा रखा है कि कोई भी शिप वहां से क्रॉस करेगा तो माइंस उसको फाड़ देगा, पूरा का पूरा शिप को फाड़ देगा। और इतने इंडियन शिप्स भी इससे डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, इसको चोक पॉइंट इसलिए कहा है ना, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, ब्लॉकेड है, जो जिसने पूरे के पूरे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को डिसरप्ट कर रखा है। तो पूरी की पूरी जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है ना, क्योंकि हम देखिए डिपेंडेंट रहते हैं, जब व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सप्लाई ना, मोस्ट ऑफ द कंट्री है जो वर्ल्ड की सब खुद ही सबके पास एनर्जी रिसोर्सेज होते नहीं है खुद के, तो वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री से, बेसिकली अरब से करते हैं, यूएस से करते हैं, अलग अलग और कंट्री से करते हैं। तो अब जो 22% जो सप्लाई जहां से होता है, उस पे आप सोच लीजिए कि अब वहां पर ब्लॉकेड वॉर चल रहा है, वहां से कुछ पास नहीं करेगा। और इंडिया तो हेavily डिपेंड करता है अपने एलपीजी गैस सप्लाई वगैरह के लिए। तो इंडिया में आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर की महामारी आ चुकी है। ठीक है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, अचानक से आ ही नहीं रहे एक्चुअली। ठीक है, पर अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा रिज्यूम किया है, गवर्नमेंट ने आज किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल वगैरह को, ठीक है, कि आप जो डोमेस्टिक जो अपने प्रोडक्शन यूनिट है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट को मीट कर पाए। ठीक है, उनके नीड्स को मीट कर पाए। प्रोलॉन्ग वॉर इन ईरान कुड टिप द ग्लोबल इकोनॉमी टू रिसेशन। देखिए बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर लंबी वॉर चली ना ईरान के साथ, तो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा पता है? देखिए रशिया में और यूक्रेन में वॉर चली, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी गई रिसेशन में, नहीं गई। इसराइल में और पैलेस्टीन में जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी थी, ठीक है, तो उसमें जंग चली, पूरी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ हिट हुई है कहीं ना कहीं, पर रिसेशन में कहीं नहीं। यहाँ से इसलिए जा सकती है ना, क्योंकि ये जो रीजन है, ठीक है, और खासकर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोक पॉइंट है, ये पूरे वर्ल्ड सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक इसराइल रोक के रखेगा ना, ठीक है, तब तक पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिट करेगी। ऑयल प्राइस पीक देखिए $120 पर बैरल जा रहा है ऑयल प्राइस।
ठीक है? और 2008 में, जब मुझे याद है 2008 में करीब जब एक इकोनॉमी ये आया था, रिसेशन हुआ था, उस टाइम $148 करके चल गई थी बैरल पर। अगर ये कंटिन्यूअसली चला ना, तो हम मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा 148 या 150 डॉलर पर बैरल को हिट करने में, इस प्राइस को। बहुत ही हाई वोलेटिलिटी देखने को, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है मार्केट। मार्केट क्या मतलब, तो बेसिकली अब सप्लाई नहीं है मार्केट में, यू नीड एलपीजी। खाना पकाने के लिए आपको घर में एलपीजी सिलेंडर चाहिए, और इंडिया बोलता है कि हम अपना 80% जो सप्लाई है, जो हमारा 80% सप्लाई है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे कंट्री से हम खरीदते हैं। खरीद के कहां से लाते हैं? गल्फ से लाते हैं, जहां से हम खरीदते हैं अलग अलग कंट्री से। अब यहाँ से खरीद तो आपने लिया, आपने अपने जहाज में बैठा लिया, और जब जहाज वहां से क्रॉस कर रहा है, जो शिप वेसल क्रॉस कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, यही वॉर चल रही है, और यार ने यहाँ माइंस लगा रखे हैं, इसको आके अटैक कर देंगे। तो जब यहाँ से आपकी पास ही नहीं करेगी और इंडिया पे आएगी ही नहीं, तो आपका जो 80% सप्लाई है एलपीजी का, वो तो रुका पड़ा है ना। तो आप अपने डोमेस्टिक, अपने जो नीड्स हैं, उसको कैसे मीट कीजिएगा? तो वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगा ही, प्राइस क्या होगा, सीधा सीधा शार्प हो जाएगा, ठीक है। और ये बस एलपीजी का मैंने बताया आपको, इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल भी खरीदती है इन कंट्रियों से, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि अपना जो सप्लाई है, उसको हम थोड़ा सा अलग अलग कंट्री के थ्रू थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई कर दें। हमने रशिया के साथ हमने बात करना स्टार्ट करा है, हमने रशिया के साथ ऑयल खरीदने की बात करी है, ठीक है। देखिए, इससे ना पूरे रीजन में इन्फ्लेशन कितना देखने को मिला है। एशिया पैसिफिक में 35%, यूरोप में 25% इन्फ्लेशन देखने को मिला है। अमेरिका, मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका कह लीजिए, ठीक है, 22%, और मिडिल ईस्ट 82%, ठीक है। अब मैं बताऊं क्यों। देखिए, यहाँ पर एशिया पैसिफिक सबसे ज्यादा हिट किया है, क्योंकि एशिया पैसिफिक सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए, किसपे? अरब कंट्री पे, ठीक है, अरब कंट्री पर डिपेंडेंट होती है। और अभी क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, तो जिसके कारण वो अपनी एनर्जी सप्लाई मीट नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, जैसे वो करते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक में, ठीक है। अब आते हैं एशिया का, एशिया में इम्पैक्ट क्या हुआ है इस समिट का, इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई का इम्पैक्ट क्या हुआ। इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है 85% है मिडिल ईस्ट से। अब सोच लीजिए, हम 85% मिडिल ईस्ट पे डिपेंड करते हैं। फर्टिलाइजर प्राइसेस, देखिए सब बात कर रहे हैं तेल की, एलपीजी गैस सिलेंडर की, पर कोई बात नहीं कर रहा फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स भी हम इंपोर्ट करते हैं 40%, ठीक है। किससे इंपोर्ट करते हैं? हम अरब कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अब इसके कारण पता है क्या होगा, अगर हम फर्टिलाइजर्स नहीं आएंगे, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि फार्मर्स को क्रॉप को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर्स बहुत जरूरी चीज है। फर्टिलाइजर्स के बिना आजकल कुछ होता ही नहीं है। और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई रुकी पड़ी है। हम चाइना से भी क्या कहता है, फर्टिलाइजर्स मंगवाते हैं। हमारे जब एक बार चाइना के साथ रिलेशन खराब हुए थे, तो आप उस टाइम भी आपने न्यूज में सुना होगा कि फर्टिलाइजर्स के जो सप्लाई चेन है, उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। इसलिए जो बार बार जो मोदी जी बोलते हैं, या गवर्नमेंट जो बोलती है आत्मनिर्भरता ना, वो बहुत जरूरी है। इस टाइम में ना, जब वॉर होता है ना, तब आपको नीड दिखती है सेल्फ रिलायंस की, कि अगर आप सेल्फ रिलायंट होते हैं, अगर आप इतना ज्यादा हैविली डिपेंडेंट नहीं, मैं नहीं कह रहा कि डिपेंडेंसी कभी कम ही नहीं होगी, क्योंकि ग्लोब पूरे का पूरा दुनिया का ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना ही है डिपेंडेंसी के लिए। पर आप अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। अगर आप अपनी डिपेंडेंसी आज के टाइम में कम होती, तो शायद हम इतना जूझ नहीं रहे होते इस वॉर से, ठीक है। एशियन नेशन अफेक्टेड 60%, जो एशियन नेशन है, मैंने बोला ना, एशिया एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा हिट देखने को मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रप्शन इसी एरिया में देखने को मिला है। यही कंट्री सबसे ज्यादा अरब कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर ऑयल, ठीक है। अप्रैल 7 का सीज फायर है, नो मोर बॉम्ब्स। देखिए, अब देखिए सीज फायर कब तक चलता है, 14 डे का सीज फायर है। पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, ठीक है। अनबिलीवेबल पाकिस्तान का कॉन्टेक्ट दिखे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपने कॉन्टेक्ट यूज करे हैं ईरान में, ठीक है, और यूएसए में। देखिए, पाकिस्तान ऐसा है ना कि उसने यूएसए की भी दलाली कर रखी है। और एक टाइम पे, ठीक है, कि यूएसए जो फंड करता था ना मुजाहिदों को, जब सोवियत यूनियन के दौरान, जब सोवियत यूनियन लड़ रही थी अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के रूट से ही होके जाता था। तो पाकिस्तान नेचुरल यूएस का अलाई था उस टाइम में, आप कह दीजिए फैसिलिटेटर था उसका, जो उसके मनी ट्रायल का। और दूसरा ईरान, ईरान के साथ भी पाकिस्तान के डायरेक्ट अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है, पर हाँ, ईरान अब क्योंकि एक मिडिल ग्राउंड दोनों को ढूंढना है, तो पाकिस्तान को एक मिडिल ग्राउंड बना के दोनों बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूएस एंड ईरान हैव अग्रीड अ सीजफायर विद टॉक्स टू ब्रिंग द गल्फ बिटवीन देम, ठीक है। हियर्स व्हाट टू नो, आफ्टर वीक्स ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट अ टेम्परेरी पॉज इन हॉस्टिलिटीज वाज अनाउंस्ड। देखिए, बहुत ही वीक, 3 वीक से ऊपर चल चुका था वॉर, और अब ये जाके हुआ है, कहने का ही पॉसिबल। तो ये एक अच्छी उम्मीद है, क्योंकि वॉर अगर लंबा चला, इकोनॉमिक बहुत हिट करेगी इस रीजन की, ठीक है। नेगोशिएशन टर्म्स क्या है, देखिए, अभी भी ईरान ईरान ऐसा नहीं है कि झुक गया बिल्कुल। उसने 10 पॉइंट्स रखे हैं अपने यूएस के सामने, ठीक है, 10 पॉइंट्स रखे हैं सीज फायर प्लान में। बोला कि इसके बाद ही हम अग्री करेंगे करके। यूएस यूएस क्या पॉइंट्स रखे, देखिए, यूएस के पॉइंट्स होते हैं। यूएस बोलता है कि अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरा डिसमेंटल कीजिएगा। बोलते हैं जो अपने प्रॉक्सी को आप जो फंड करते हैं, जैसे हिजबुल्लाह हुआ, ठीक है, वगैरह, उसको आप बिल्कुल फंड देना बंद करिएगा। ईरान की डिमांडेड है कि जितनी भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस है, जितने भी सैंक्शंस आपने लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, उसको आप क्या कीजिएगा, लिफ्ट कीजिएगा। और ईरान डिमांड करता है टू विड्रॉल फ्रॉम यूएस फोर्सेस फ्रॉम इराक और अदर रीजनल मिलिट्री बेसेस। यूएस के, आपको पता होगा, यूएस के जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, वो अलग अलग अरब कंट्रीज में वहां मिलिट्री बेसेस में है। तो ईरान डिमांड करता है कि पूरे के पूरे जो बेसेस हैं, आप उसको खाली कीजिए, उस रीजन को इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरीके से अपने डोमिनेशन से हटा के रखिए, और जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो बंद कीजिए, ठीक है। तो अब यूएस ईरान सीज फायर डील जो है, ये किससे टर्म्स में आया, वो तो देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि ये जो
सीज़फायर है, कब तक लंबा चलता है, ठीक है? तो सी टू इट गाइस, आई थिंक मुझे लगा कि आपको समझ में मुझे ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपको ऐसा समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आपको नहीं आया है एंड आप कुछ और पूछना चाहते हैं, जस्ट डू कमेंट गाइस। और भी एनीथिंग, कोई टॉपिक जो आपको लगता है मेरे को एक लेमन पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहिए, मुझे और आसान शब्दों में कवर करना चाहिए, तो जस्ट कमेंट, मैं करूंगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।